an SIO South Maharashtra production. आइडिया ऑफ इंडिया, ये आज मेरे लिए मौजूद रखा गया है। हिंदुस्तान के बारे में हमारा क्या तसव्वुर है, इस मुल्क के बारे में हमारा क्या तसव्वुर है, और ख़ास तौर पर रोल ऑफ रिलीजन। हिंदुस्तान की तश्कील में, इस मुल्क की तश्कील में मज़हब का किरदार क्या होना चाहिए, मज़हब का रोल क्या होना चाहिए, इसके ताल्लुक से हमारी क्या सोच है, इस पर मुझे कुछ बातें आपके सामने रखनी है। तो इससे पहले कि हम हमारी बातों की तरफ आएँ, ये जायज़ा लेना ज़रूरी है कि और लोग हिंदुस्तान के बारे में क्या आइडिया रखते हैं, यहाँ मज़हब के रोल के बारे में उनका नज़र क्या है। ज़ाहिर है कि सिलसिले में सबसे अहम आइडिया तो खुद इस मुल्क के दस्तूर का आइडिया होगा, जिसकी इस वक्त यहाँ हुकूमत है। तो हम ये भी देखेंगे कि इस मुल्क के दस्तूर का आइडिया क्या है, मज़हब को वो किस मकाम पर रखना चाहता है, अहमियत देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, क्या मज़हब को सप्रेस करना चाहता है या मज़हब को लिमिट करना चाहता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद एक दो और ख्यालात जो दस्तूर के अलावा, जो दस्तूर पर एडिशन भी कहे जा सकते हैं या दस्तूर के मुकाबले में भी कहे जा सकते हैं, जो इस मुल्क में आमतौर पर लोग पेश करते हैं, जिस पर इसको डिबेट हो रही है, ऐसे एक दो ख्यालात का भी जायजा लेंगे। तो दो तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज उस पर बात करते हुए हम हमारे नज़र, हमारे ख्याल पर आए। तो सबसे पहली चीज, आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में हमारे मुल्क के दस्तूर का क्या ख्याल है, रिलीजन के रोल के बारे में दस्तूर का क्या ख्याल है। एक लफ्ज हमारे दस्तूर ने इस्तेमाल किया है जिसकी वजाहत करता है, क्या है वो लफ्ज? सेक्युलरिज्म। बहुत ही बुनियादी लफ्ज है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? तो सेक्युलरिज्म, जैसा कि आपने कहा कि इसकी शुरुआत यूरोप में हुई। सबसे पहले जॉर्ज हॉलियोक ने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था और उसने इस तरह डिफाइन किया था कि फॉर्म ऑफ ओपिनियन which concerns itself only with questions the issues of which can be tested by the experience of this life. A form of opinion which concerns itself only with questions the issues of which can be tested by the experience of this life. ये सिर्फ सियासत का मामला नहीं है। सेक्युलरिज्म की जो असल क्लासिकल डेफिनेशन है तो उसका ताल्लुक सिर्फ सियासत से नहीं है बल्कि सारी जिंदगी से। वो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म ये है कि इंसान सिर्फ उन मामलात से मतलब रखे, हमारी दिलचस्पी सिर्फ उन मामलात से होगी जिनको आप इस दुनिया की जिंदगी में सही है गलत है टेस्ट कर सकते हैं। ये लाउड स्पीकर है नहीं, आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, टेस्ट कर सकते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये आप टेस्ट कर सकते हैं। नबातात के अंदर जान है नहीं है, आप टेस्ट कर सकते हैं इस दुनिया की जिंदगी। लेकिन खुदा है क्या नहीं है, इस दुनिया की जिंदगी में टेस्ट नहीं कर सकते। जन्नत है क्या नहीं है, इस दुनिया की जिंदगी में टेस्ट नहीं कर सकते। अगर शराब पिएंगे तो अल्लाह ताला सजा देगा, ये इस दुनिया की जिंदगी में टेस्ट नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि ऐसे मामलात से कंसर्न रखना जिसको आप इस दुनिया की जिंदगी में टेस्ट कर सकते हैं, सेक्युलरिज्म। ये कोर डेफिनेशन है। बाद में लेकिन जाहिर है कि हर इस्तिलाह में, हर कंसेप्ट में इवोल्यूशन होता है। जब कोई भी थ्योरी, कोई भी फलसफा प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट होना शुरू होता है, इसमें मॉडिफिकेशंस भी होने लगते हैं, एवोल्यूशंस भी होने लगते हैं। तो सेक्युलरिज्म के मानों में भी मुख्तलिफ पैराए, मुख्तलिफ रूप इख्तियार किए। आज अगर आप दुनिया की पॉलिटिकल लाइफ देखेंगे तो कम से कम 3 मेजर वर्जन्स आपको सेक्युलरिज्म के मिलेंगे। 3 सेक्युलरिज्म। एक सेक्युलरिज्म वो है जिसे आप हार्ड सेक्युलरिज्म कह सकते हैं। हार्ड सेक्युलरिज्म क्या है? हार्ड सेक्युलरिज्म ये है कि हार्ड सेक्युलरिज्म में मजहब स्टेट के नजदीक एक नापसंदीदा चीज, तरक्की के रास्ते में रुकावट, एक अनसाइंटिफिक चीज है और साइंटिफिक लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए, प्रोग्रेसिव लाइफ के लिए नुकसानदेह। किसी स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो मजहब को सप्रेस करे, मजहब के रोल को कन्फाइन करे
मजहब को एक एनिमी समझे, दुश्मन समझे, मजहब का मुकाबला करे। तो अगर आप पास फलसफियों में सेकुलरिज्म के पास जो प्रोपोनेंट्स थे, जो पेश करने वाले थे, उनके ख्यालात में इस तरह के ख्यालात की झलक आपको मिलेगी कि जिसमें वो मजहब को अपना दुश्मन, अपना एनिमी समझते हैं। तो जितनी कम्युनिस्ट रीजन थी, आप देखिए रशिया, और रशिया के साथ साथ जितना कम्युनिस्ट ब्लॉक था, उन्होंने तकरीबन इसी वर्जन में इख्तियार किया था एक जमाने में, और उन्होंने स्टेट की जिम्मेदारी समझी थी कि मजहब को सप्रेस करें। चुनांचे मजहबी अलामत को खत्म किया गया, पाबंदी लगाई गई, जुबान पे पाबंदी, अरबी जुबान पे पाबंदी लगाई गई, कुरान पढ़ने को वगैरह तफसीलात आपको मालूम है। तो ये एक वर्जन है जिसे आप हार्ड सेकुलरिज्म कह सकते हैं। दूसरा वर्जन जिसे आप मॉडरेट सेकुलरिज्म कह सकते हैं। मॉडरेट सेकुलरिज्म ये है कि मजहब स्टेट का एनिमी नहीं है। अगर कोई शख्स इनफरादी जिंदगी में मजहब पर अमल करना चाहता है तो करे, उसे इनफरादी जिंदगी में मजहब पर अमल करने की आज़ादी भी रहेगी, लेकिन इज्तिमाई मामलात में, स्टेट के सोशल अफेयर्स में, स्टेट के अफेयर्स में मजहब का कोई दखल नहीं होगा। स्टेट किसी मजहब का को कोई सपोर्ट नहीं करेगा और किसी मजहब या मजहबी इदारे की कोई मदद स्टेट नहीं करेगा। इनफरादी जिंदगी में भी जो स्टेट मजहब की आज़ादी रहेगी वो कानून के ताबे रहेगी, कानून के ताबे रहेगी। कि अगर मजहब की कोई तालीम आपके सोशल इंटरेस्ट से मुतसादिम है, टकराती है, तो उस तालीम पर अमल करने की आज़ादी इनफरादी जिंदगी में भी नहीं रहेगी। तो गया मजहब को कन्फाइन किया गया है इंडिविजुअल लाइफ तक, मजहब को इंडिविजुअल लाइफ तक कन्फाइन किया गया है। आप बता सकते हैं कि इस तरह का सेकुलरिज्म कहां पर है इस वक्त? अक्सर यूरोपीय ममालिक में इसी तरह का सेकुलरिज्म नाम है। तो आप देखिए कि इसीलिए वो पर्दे पर उन्होंने पाबंदी लगाई कि वो कहते हैं कि पर्दा मजहबी अलामत है और मजहबी अलामत को सोशल स्पेस में जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप घर में कर लीजिए, लेकिन सोशल स्पेस, स्कूल है, मार्केट है, पार्लियामेंट है, बैंक्स है, ये सोशल स्पेस है। तो सोशल स्पेस में जो इज्तिमाई मामलात है वहाँ मजहब की अलामत का असर्शन, उसकी नुमाइश, ये वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म के खिलाफ। उन्होंने मीनारों पे पाबंदी लगाई कि सिटी का लैंडस्केप, सिटी का आर्किटेक्चर ये सोशल लैंडस्केप, सोशल स्पेस है। तो सोशल स्पेस में मजहब की अलामत को जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो मजहब को इंडिविजुअल लाइफ तक कन्फाइन किया गया। और बात जगह आप जानते हैं कि टर्की में उसके लिए स्टेट का पावर भी बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल किया गया, काफी दिनों तक हिजाब, पार्लियामेंट के अरकान को पार्लियामेंट की रुकनियत को देनी पड़ी इसलिए कि उन्होंने हिजाब इख्तियार किया। सदर अब्दुल्ला गिल जब सदर मुंतखब हुए तो बहुत दिनों तक डिबेट चला कि सदर बनने के लायक है क्या नहीं। क्यों क्यों जी? क्योंकि उनकी बेगम हिजाब करती थी। तो उनकी बेगम हिजाब करती थी, तो एक शख्स जिसकी बीवी हिजाब कर रही है वो सदर बनने के लायक है नहीं, इस पर डिबेट हुआ, काफी रुकावटें भी मिला जाकर बने सदर। तो ये कि जो मजहब का रोल है वो सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ तक रहे, सोशल लेवल पर मजहब का रोल है। ये हुआ दूसरा वर्जन है सेकुलरिज्म। तीसरा वर्जन क्या है? तीसरा वर्जन सेकुलरिज्म का जिसे एंग्लो सैक्सन वर्जन कहते हैं, एंग्लो सैक्सन वर्जन, या आप उसे सॉफ्ट सेकुलरिज्म कह सकते हैं। तो ये है कि वो कहते हैं कि सिर्फ मजहब के मामले में स्टेट कोई जानिबदाराना रवैया अख्तियार न करे, मजहब की बुनियाद पर लोगों के दरमियान डिफरेंशिएशन न करे, मजहब की बुनियाद पर लोगों के दरमियान डिफरेंशिएशन न करे, तमाम मज़ाहिब को इक्वल आज़ादी हासिल रहे, मजहब के मामले में कोई जबर ना हो, फोर्स ना हो, ना मजहब इख्तियार करने के मामले में ना मजहब छोड़ने के मामले में। तो हार्ड सेकुलरिज्म भी सॉफ्ट सेकुलरिज्म के लिहाज से गलत रवैया है, इसलिए कि वो मजहब छोड़ने के लिए जबर करता है। तो मजहब इख्तियार करने के लिए भी जबर ना किया जाए और मजहब छोड़ने के लिए भी जबर ना किया जाए। कोई मजहबी तालीम आप फोर्सफुली इंप्लीमेंट ना करें और किसी को मजहबी तालीम पर अमल करने से फोर्सफुली रोके नहीं। तो मजहब के मामले में सबको बराबर आजादी हासिल है। यह एंग्लो सैक्सन सेकुलरिज्म जो यूरोपियन सेकुलरिज्म से
اور हार्ड सेक्युलरिज्म जो रशिया में किसी जमाने में इंप्लीमेंट किया जाता रहा उससे काफी हद तक मुख्तलिफ है। अब इसकी कई नज़ीरें मैं अक्सर पेश करता रहता हूँ कि आप अगर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखेंगे, दस्तूर उठाकर देखेंगे, तो हिंदुस्तान के दस्तूर में कहा गया है इख्तियारात की तकसीम जिस जुमले से वाज़ेह की गई है वो कहते हैं कि क्वीन इन पार्लियामेंट अंडर गॉड। स्टेट को इसका डिफाइन करते हैं कि क्वीन इन पार्लियामेंट अंडर गॉड। ये पार्लियामेंट है जो कानून बनाती है और क्वीन उसकी सरबराह है और क्वीन काम करती है अंडर गॉड। तो गॉड का लफ्ज उन्होंने अपने दस्तूर में इस्तेमाल किया, क्वीन को खुदा के तहत बताया। या वो कहते हैं it has been found by House of Commons, House of Lords हमारे पास जो राज्यसभा है उस तरह राज्यसभा अपर हाउस, हमारे पास राज्यसभा लोकसभा दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बढ़तरी हासिल है, उसका काम हाउस ऑफ कॉमन्स की निगरानी करना है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैसे बनता है, बहुत से लोग जानते होंगे कि इसमें दो बैंक है, लॉर्ड टेम्पोरल, लॉर्ड स्पिरिचुअल। लॉर्ड टेम्पोरल मुंतखब होते हैं, लॉर्ड स्पिरिचुअल दरअसल चर्च ऑफ इंग्लैंड के नॉमिनेटेड 12 बिशप्स, चर्च ऑफ इंग्लैंड के नॉमिनेटेड 12 बिशप्स हैं जो चर्च की तरफ से नॉमिनेटेड हैं। उनका काम है हाउस ऑफ कॉमन्स की निगरानी करना। ये क्यों नॉमिनेट किया गया है, तो वो कहते हैं कि इसका मकसद ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कोई कानून अल्लाह की खुदा की मर्जी के मुताबिक ना बने, बाइबल की मर्जी के मुताबिक कोई कानून ना बनने पाए। ये काम है इन 12 बिशप्स का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड बाय चर्च। यही मामला यूनाइटेड स्टेट्स का भी है। हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स के कई रियासतों के दस्तूरों के हवाले हैं। अक्सर दस्तूर शुरू होते हैं अल्लाह के नाम से। वो कहते हैं कि खुदा का कानून या सुपीरियरिटी अमलन क्या करना है अलग बात, लेकिन दस्तूर में कम से कम इसका जिक्र है। बल्कि बाज़ स्टेट्स के दसातिर में यहाँ पास है ये तक तो लिखा है कि कोई ऐसा शख्स सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता जो खुदा पर यकीन ना रखता, जो खुदा पर। यूनाइटेड स्टेट्स से कई दसातिर में चीज शामिल। तो ये सॉफ्ट सेक्युलरिज्म, ये गोया एंग्लो सैक्सन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म है, जिसमें मजहब को टोटली स्टेट से जुदा नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ ये कहा गया है कि मजहब के मामले में तमाम लोग मसावी रहें। मजहब के सिलसिले में कोई जबर नहीं किया जाएगा, कोई कोएर्शन नहीं किया जाएगा, किसी पर फोर्सफुली कोई मजहब नाफिज नहीं किया जाएगा। तो मैंने ये एंग्लो सैक्सन वर्जन की तफसील क्यों बयान की बताइए? क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली एंग्लो सैक्सन ट्रेडिशन से ज्यादा करीब है। हमारा मुल्क यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से रिवायात है वो ज्यादातर ब्रिटेन से माखूज है, निज़ाम भी तकरीबन सारा का सारा ब्रिटेन से माखूज है। तो यहाँ के दस्तूर पर भी उसके बहुत गहरे असरात। हमारे मुल्क में भी जो सेक्युलरिज्म का मतलब है वो यही, और इसकी तशरीह भी कई बार हो चुकी है। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक बड़ा मशहूर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की कि हमारे पास सेक्युलरिज्म का मतलब मजहब की मुखालिफत नहीं है, बल्कि मजहब की बुनियाद पर स्टेट को जबर ना करे, ये मतलब। हमारे मुल्क के दस्तूर में कम से कम 3 दिफात है, दिफा 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26, जिसमें वजाहत होती है कि सेक्युलरिज्म से हमारे दस्तूर का क्या मतलब। इन सब दिफात में, इन सब आर्टिकल्स में यही बात कही गई है कि स्टेट मजहब की बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लोगों की मजहबी आजादी नहीं छीनेगा, हर एक को मजहब पर अमल करने की आजादी रहेगी। कहीं भी ये बात नहीं है कि स्टेट मजहब की मुखालिफत करेगा या स्टेट मजहब की कोई मदद नहीं करेगा, ये भी नहीं। फ्रांस में यह है कि स्टेट मजहब की कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुल्क में मदद कर सकता है, उसको सब्सिडी देते हैं, बहुत से मंदिरों को हुकूमत ग्रांट देती है। तो ये ममनू नहीं है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ इसलिए नहीं है कि हमारे मुल्क में सेक्युलरिज्म का मतलब स्टेट मजहब के खिलाफ है, ऐसा नहीं। बल्कि आपको हैरत होगी कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसें पढ़ेंगे तो प्रोफेसर के.टी. शाह, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने तजवीज पेश की कि कानून बनाए, दस्तूर में ये बात लिखी जाए कि हुकूमत किसी मजहब की कोई मदद नहीं करेगी। इस पे बहस हुई,
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स के बाद शामिल है, तो लोगों ने मुखालफत की, मुसलमान मेंबरान ने भी, हिंदू मेंबरान ने भी, सबने कहा कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं होना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ मजहब के मामले में गैर जानिबदारी और मजहब के मामले में जुल्म से गुरेज, जबर से गुरेज ये होना चाहिए। फिर आखिर ये बात मंजूर हो गई कि एटी शाह की तजवीज़ को असेंबली ने रद्द कर दिया। तो ये गोया सेकुलरिज्म जो हमारे मुल्क के दस्तूर का एक अहम उन्वान है, मजहब का प्यार होना चाहिए स्टेट में, वो सेकुलरिज्म से डिफाइन होता है। और सेकुलरिज्म का क्या मतलब है हमारे मुल्क में, उसकी मैंने अभी आपके सामने मुख्तसर तशरीह की। दूसरी अहम इस्तिलाह जो इन दिनों चलती है ज्यादा, वो प्लूरल सोसाइटीज की इस्तिलाह, प्लूरल सोसाइटीज। तो प्लूरल सोसाइटी क्या है? प्लूरल सोसाइटी है सोसाइटी जहां एक से ज्यादा मजहब के लोग मिलजुल के रहते हैं, एक ही समाज में एक से ज्यादा मजहब के लोग रहते हैं। तो पहले ये फिनोमेनन बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेनन था, नॉन एग्जिस्टेंट था, कि दुनिया में जो अक्सर सोसाइटीज थी वो मोनो रिलीजियस सोसाइटीज थी। इसलिए उस जमाने में बादशाह लोग जबरदस्ती लोगों से अपना मजहब कबूल करवाते थे। फिर जब बुद्धिज्म बादशाह अशोक बने बादशाह, तो पूरा मुल्क बुद्धिस्ट हो गया। और बाद में जब खत्म हो गई उनकी इंपायर, ब्राह्मण्स का गलबा हो गया, तो बुद्धों को मार मार के उनको भगा दिया और बुद्धों से पाक हो गया। तो इस तरह सारी दुनिया में होता कि कहीं ईसाई बादशाह आ जाता तो यहूदियों को पूरा मुल्क से निकाल देता, उनके जितने माबद होते थे सब जमीन बोझ कर दिए जाते थे। यहूदियों का गलबा हो जाता तो सारे चर्चों की बातें आ जाती, सब तहस नहस हो जाता। तो इसलिए सोसाइटी मोनो रिलीजियस है, एक ही मजहब के मानने वाले पूरी सोसाइटी में होते। सबसे पहले बड़े पैमाने पे मालूम तारीख में मल्टीपल रिलीजन्स या प्लूरल सोसाइटीज का वजूद कब अमल में आया? मालूम तारीख में बड़े पैमाने पर प्लूरल सोसाइटीज कब वजूद में आई? आप तारीख पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि बड़े पैमाने पे, इतना तुक्का नहीं रहा होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे प्लूरल सोसाइटीज इस्लामी दुनिया में वजूद में की शुरुआत इसकी मदीना से भी, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, कि आपके ज़माने में ही वहाँ यहूदी रहते थे, ईसाई रहते थे, फिर सब आए थे। और बाद में फिर ज़ोरस्ट्रियंस भी आप इस्लामी मुमलिकत का पार्ट बन गया उमर के ज़माने में। उसके बाद और ज़माना आगे बढ़ गया तो हिंदूज भी बन गए, फिर अफ्रीका के कई एथनिक रिलीजन्स, फिर अब्बासी दौर में, उसके बाद उम्वी दौर में, उसके बाद अब्बासी दौर में, और उसके बाद फिर मर्तबा में, बगदाद में, और फिर ओटोमन एम्पायर में बड़े पैमाने पे ऐसे सिटीज वजूद में आए जहाँ कई मजहब के मानने वाले रहते थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि इस्लाम मजहब के मामले में जबर का कायल है। उससे पहले ट्रेडिशन ये था कि बादशाह लोग जबरदस्ती अपना मजहब कबूल करवा देते, इस्लाम को पसंद नहीं थी। इसलिए पहली बार इस्लामी अखबार में बड़े पैमाने पे प्लूरल सोसाइटी वजूद में आई। अब प्लूरल सोसाइटीज के बारे में भी आप देखेंगे कि दो तीन नुकाते नजर पाए जाते हैं। एक ख्याल वो है जिसे मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी कहते हैं। मेल्टिंग पॉट थ्योरी क्या है? मेल्टिंग पॉट थ्योरी ये है कि अगर आप एक बड़े बर्तन में शरबत बनाना चाहें, बड़ा बर्तन ले लें, उसमें शक्कर डाल दें, उसमें नींबू का रस डाल दें, उसमें आम का पल्प डाल दें, उसमें रसना डाल दें, नमक भी डाल दें, चुटकी कई चीजें डाल दें, उसमें पानी मिला दें ठंडा, तो क्या होगा? शरबत बन जाएगा। शरबत बनेगा तो क्या होगा? शरबत बनेगा तो ये होगा कि उसमें हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा, हर एक का कंट्रीब्यूशन रहेगा। रसना की थोड़ी सी खटास आएगी, नींबू की थोड़ी सी खटास आएगी, थोड़ा सा मैंगो का फ्लेवर आ जाएगा, शक्कर की मिठास आ जाएगी। ये सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, सबके कंट्रीब्यूशन से शरबत का अपना एक अलग टेस्ट बनेगा। लेकिन होगा ये कि हर एक का जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे शरबत है, इसमें शक्कर निकाल के बताइए, आप नहीं निकाल सकते। शक्कर भूल गई, उसमें शरबत का पार्ट नहीं, नींबू भूल गया, उसमें शरबत का पार्ट नहीं। तो एक थ्योरी मेल्टिंग पॉट थ्योरी का मतलब ये है कि मुख्तलिफ लोग एक जगह जमा हो, वो कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के वेलबीइंग में, सोसाइटी के ओवरऑल कल्चर में, लेकिन उनकी आइडेंटिटीज खत्म हो जाए, आप बताइए किसका नजरिया है इसको? कल्चरल है। इसको यूरोप में भी ज्यादातर ये नजरिया चल रहा है। यूरोप में भी लोग कहते हैं कि आप आइए, मुसलमान आइए, वेलकम, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी के साथ मत कीजिए। आपने यूरोप को इनरिच किया है, आपने यूरोप को बड़े कंट्रीब्यूशन दिए हैं, वेलकम,
آپ یورپ کو مالا مال کیجیے اپنی تہذیب سے، لیکن آپ یورپ کی سوسائٹی کا پارٹ بن جائیے. آپ بھی آئیے، آپ ہماری کچھ چیزیں آپ قبول کیجیے، آپ کی کچھ چیزیں ہم قبول کرتے ہیں، ہم مل کے ایک کلچر بناتے ہیں، یورپین کلچر. کئی یہاں کے ہندوز بھی، یہاں کلچرل نیشنلسٹ بھی کہتے ہیں کہ آپ محمد علی ہندوز ہیں، آپ آئیے، آپ کی بہت سی چیزیں ہم نے ماضی میں بھی قبول کی، آئندہ بھی قبول کریں، ہماری چیزیں آپ بھی قبول کیجیے، ہم سب مل کے ایک قوم بنائیں گے. آپ اپنی آئیڈینٹی پہ، اپنی یونیکنیس پہ اصرار مت کیجیے. تو یہ جو ہے میلٹنگ پاٹ تھیوری کہلاتا ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ وہ ہے جسے سلاد بال نظریہ کہا جاتا ہے. سلاد بال. دوسرا نظریہ وہ ہے جسے سلاد بال نظریہ کہا جاتا ہے. سلاد بال. سلاد بال میں کیا ہوتا ہے؟ سلاد بال میں بھی کئی چیزیں آ کے ملتی ہیں. آپ نے تھوڑا سا کھیرا کاٹ کے ڈال دیا، گاجر کاٹ کے ڈال دیا، زیتون ڈال دیا، اور اس میں پیاز ڈال دی، کئی چیزیں اس میں مکس ہو کے سلاد بن گیا. لیکن ہر ایک کی اپنی آئیڈینٹی. آپ کو کہا جائے کھیرا نکال دیجیے، آپ نکال سکتے ہیں آسانی سے. گاجر نکال دیجیے، گاجر آسانی سے نکال سکتے ہیں. تو ہر ایک اپنی آئیڈینٹی کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک کل کا پارٹ بن گیا، ایک ہول کا پارٹ بن گیا. یہ سلاد بال نظریہ ہے. تو میں نے دو نظریے آپ کے سامنے پیش کیے، سیکولرزم کی تھیوری آپ کے سامنے پیش کی. ایک اور خیال پر گفتگو کرتے ہوئے پھر ہم ہمارے آئیڈیا کی طرف بڑھتے ہیں. وہ خیال ہے سرو دھرم سمبھاؤ کا خیال. اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل بیس نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کی وکالت کرتا ہے. اور پوسٹ ماڈرنسٹ تھیوریز کے بعد اب یہ ایک طرح کا انٹرنیشنل فینومینا جو بن گیا ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ بھی یہی کہتے ہیں. یہ نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پہ عمل کیجئے، ضرور جو مذہب آپ کو پسند ہے اس مذہب کو اختیار کیجئے، لیکن دوسرے مذہب کو غلط مت سمجھیے. یہ الگ الگ راستے ہیں، منزل سب کی ایک ہی ہے، خدا کی طرف جانے والے. آپ پوجا کیجئے، مسجد میں جا کے عبادت کیجئے، چرچ میں جا کے پرے کیجئے، جو کرنا ہے کیجئے، سب ایک ہی منزل کی طرف، خدا کی طرف جانے کے الگ الگ راستے. تو کسی راستے کو آپ غلط مت کہیے، برا بھلا مت کہیے. سارے ٹروتس ایکسٹرا طور پر صحیح ہیں. All truths are equal and all truths are equally true. تو آپ کسی ایک چیز کو کی صحت پر اصرار مت کیجیے. آپ سچائی کا سورس کسی ایک کتاب کو قرار مت دیجیے. وہ تفریق کرتے ہیں کہ یہ جو مذاہب ہیں کرسچینٹی اینڈ اسلام، وہ ایک کتاب پر یقین رکھتے ہیں، صرف ایک پرسنالٹی سے گائیڈنس حاصل کرتے ہیں. وہ ان کے نزدیک ایک ناپسندیدہ چیز ہے. ٹروتھ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ سے سچائی حاصل کیجیے، سب کو مساوی طور پر سچ سمجھیے. ان کے نزدیک یہ خیال اختیار نہ کرنا، اس سے دنیا میں فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں سچائی صرف میرے پاس ہے، صرف میرا دین صحیح ہے، میرا راستہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے فتنہ فساد، ٹیررزم، مذہبی جھگڑے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. دنیا میں اس سے فتنہ فساد، ٹیررزم، مذہبی جھگڑے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. ایسا مت کریے، سارے مذاہب کو یکساں طور پر درست سمجھیے. تو یہ گویا سرو دھرم سمبھاؤ کی ایک فلسفی ہے جو یہاں پر کام کر رہی ہے. سارے کے اسٹیٹ والا کے بارے میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مذہب، سارے مذاہب کو یکساں طور پر صحیح سمجھتے ہوئے ہمیں مل جل کر سوسائٹی میں رہنا چاہیے. تو اس طرح میں نے تین چار باتیں آپ کے سامنے رکھی سیکولرزم کے بارے میں، اس کے تین الگ الگ ورژن، پلورل سوسائٹی، اس کی دو تھیوریز، اور اس کے بعد سرو دھرم سمبھاؤ کا نظریہ کیا. اب آتے ہیں ہم اسلام کی طرف. اسلام کا موقف کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کے نزدیک یہ کوئی نیا فینومینا نہیں. دنیا میں بہت ساری سوسائٹیز کو سب سے پہلے 18ویں 19ویں صدی میں انڈسٹریلائزیشن کے بعد، بلکہ بعض سوسائٹیز کو تو کولونیلزم کے بعد اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ کئی مذاہب کے ماننے والے ایک جگہ رہے. لیکن اسلام، مسلمان 400-500 برسوں سے، 1000 برسوں سے اس کے عادی. ان کا تجربہ اسلام کے لیے بہت مالا مال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو اس کی نظریں، اس کی مثالیں، اس سلسلے میں کلیئر کٹ گائیڈنس ملتا ہے. بلکہ اس سے پہلے قرآن مجید میں بھی ہم کو ملتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوسائٹی کی مثلا مثال دی ہے. ایک پلورل سوسائٹی تھی کہ وہاں میجورٹی پکتی تھے، مائنورٹی بنی اسرائیل تھے. جو میجورٹی تھی وہ رول کرتی تھی، وہ مائنورٹی پہ ظلم کرتی تھی، مائنورٹی ظلم کے خلاف ریزسٹ کر رہی تھی. ایک پلورل سوسائٹی جہاں پہ دعوت کا بھی کام تھا، جہاں پہ مسلمانوں کو
ظلم سے نجات دلانے کا کام بھی تھا، ان کی پروٹیکشن کا، ان کی آزادی کا کام بھی تھا۔ تو اس لحاظ سے ہمارا تجربہ اس معاملے میں بہت مالا مال ہے۔ تب اسلام کیا نقطہ نظر رکھتا ہے؟ اسلام کیا نقطہ نظر رکھتا ہے؟ تو میں اس کو بہت اختصار کے ساتھ چند پوائنٹس میں بیان کروں گا، اس کے بعد پھر آپ حضرات سوال جواب کے ذریعے اس کو مزید انرچ کر سکتے ہیں اس ڈیبیٹ میں۔ سب سے پہلی چیز اسلام یہ کہتا ہے کہ سیکولرزم کی یہ معنی کہ تمام مذاہب کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی رہے گی اور اسٹیٹ کسی مذہب کے ماننے والے کو مذہب کی تبدیلی کے لیے مجبور نہیں کرے، یہ اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے۔ فنڈامنٹل پرنسپل سے آگے اسلام کے نزدیک اس کا تعلق اسلام کے بیسک آبجیکٹو سے، میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف یہ اصول نہیں ہے جو کہیں کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ صرف یہ اصول نہیں ہے جو کہیں کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اسلام کے نزدیک یہ فنڈامنٹل اسلام کا آبجیکٹو ہے۔ اس پروٹیکشن کو، اس آزادی کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو اسلام کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ کیا اسلام کا مقصد؟ اسلام کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اس دنیا میں انسان؟ جی کیا عادت بھی ہے کہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، ایگزامینیشن کرنا چاہتا ہے۔ ٹیسٹ کرنے کے لیے آزادی سے ہوتی ہے۔ میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ امتحانات میں بچے کو بٹھاتے ہیں تو اب اس کو غلط لکھنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ آپ نے بٹھا دیا ایگزام ہال میں لکھنے کے لیے اور آپ بندوق لے کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں ایسا ہی لکھ، صحیح لکھ، تو سب سے پہلے آپ کو روکنے والا کون ہوگا؟ کون ہوگا آپ کو روکنے والا؟ ایگزامنر ہو۔ ایگزامنر سب سے زیادہ آپ کی سرکت سے آفینڈ ہوگا، دوسرے نہیں ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ ایگزامنر آفینڈ ہوگا اس سے کہ آپ اس کے مقصد کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کریں اور آپ اس کو زبردستی صحیح دکھا رہے ہیں، تو آپ کو اس کے ٹیسٹنگ کا مقصد ختم کر دیا۔ تو یہ سب سے زیادہ آفینسو ہے اگینسٹ ایگزامنر ہمسیلف۔ تو لوگوں کی اختیار کی آزادی چھیننا مذہب کے معاملے میں اٹ از آفینس اگینسٹ اللہ سبحانہ وتعالی۔ It is most offending not against the state, not against society, not against the individual upon whom you are pursuing your religion, but against whom? Against Allah subhanahu wa ta'ala himself۔ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرے اور آپ اس کو زبردستی سے ہی دکھائیں۔ تو اسلام کے نزدیک مذہب کی آزادی تو اس کے بیسک آبجیکٹو سے اس کا تعلق ہے۔ ہر چیز اسلام برداشت کر سکے گا، لیکن یہ چیز برداشت نہیں کر سکے گا کہ آپ زبردستی کسی کو سچے راستے پر گامزن کر دیں، اس کے اختیار کی آزادی چھین۔ تو مذہب کی آزادی اسلام کے نزدیک بہت ہی فنڈامنٹل، بنیادی پہلی بات۔ دوسری بات، اب ہم سب دھرم سمبھاؤ کی طرف آتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک یہ بہت ہی آبزرڈ، بہت ہی احمقانہ، اللاجیکل بات ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کے لیے مجبور کریں کہ وہ کنٹراڈکٹری باتوں کو بیک وقت صحیح سمجھیں، بیک وقت صحیح سمجھیں۔ یہ چیز اسلام کے نزدیک ہم آپ کو بات اسلام کیا چاہتا ہے اس معاملے میں؟ اسلام اس معاملے میں وہی چیز چاہتا ہے جو آج ساری دنیا تمام سائنٹیفک اصولوں کے سلسلے میں اختیار کیے ہوئے۔ بہت سے سائنٹیفک ڈیبیٹس بھی ہیں اور میں اکنامی میں کہتا ہوں کہ اوپن مارکیٹ اکنامی اپنی سوسائٹی کے لیے فائدہ مند نہیں، اکنامی میں کنٹرول ہونا چاہیے اسٹیٹ کا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اوپن مارکیٹ اکنامی سے ہی بزنس فلرش ہوتا ہے اور لوگوں کو امپلائمنٹ جنریٹ ہوتا ہے، اس سے پاورٹی ایریڈیکیٹ ہوتی ہے، اس لیے مارکیٹ اوپن ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا کہنا ہے۔ معلوم ہے ساری دنیا میں دو پیسے چل رہے ہیں اکنامی کے لیے، تو کیا ہوتا ہے دنیا میں ان دونوں پیسے کو لے کے میں بیک اپ دونوں باتوں کو صحیح سمجھتا ہوں۔ ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ سرو تھیوری سمبھاؤ کے نظریے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بیک اپ دونوں تھیوریز کو صحیح سمجھیں۔ کوئی سے مانے نہیں مانے، یہ ایبسرڈ بات ہے۔ ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی؟ ہوتا یہ ہے کہ میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں، آپ اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہم آپس میں ہیلدی ڈائیلاگ کرتے ہیں۔ میں اگر زبردستی ان کو اپنی بات سننے پر مجبور کر رہا ہوں، ماننے پر مجبور کر رہا ہوں تو یہ غلط ہے۔ وہ زبردستی اپنی بات اس پہ تھوپ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔
اور میں زبردستی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں تھیریز کو صحیح سمجھیے، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ میں اپنی تھیری کے آپ کو دلائل دوں، آپ اپنی تھیری کے آپ کو دلائل دیں، ہمارے درمیان ہیلدی ڈائیلاگ ہو، ڈسکشن ہو، بحث ہو، خیالات کا تبادلہ ہو۔ اگر میں آپ کی بات سے کنفیوز ہو جاتا ہوں تو آپ کی بات قبول کر لیں، آپ میری بات سے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ میری بات قبول کر لیں، نہیں ہوتے ہمیں ایک دوسرے کی بات سے کنفیوز تو آپ کے راستے پر، میں میرے راستے پر۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی بحثیں چل رہی ہیں، چاہے وہ فزکس میں ہو، کیمسٹری میں ہو، میتھمیٹکس میں ہو، اکنامکس میں ہو، پولیٹیکل سائنس میں ہو، سوشولوجی میں، ہر معاملے میں دنیا کا یہی رویہ، یہی معقول سائنٹیفک رویہ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ یہی معقول سائنٹیفک رویہ مذہب کے معاملے میں بھی اختیار ہے۔ دعوت ڈائیلاگ کا نام کہ ہم اسلام کو سچائی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی واحد سچائی ہے، تو اونلی ٹروتھ، اسی پہ عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ ہمارا خیال ہے، اس پر ہم کو ایمان ہے، یقین ہے، اس کے سلسلے میں ہمارے پاس دلائل ہے۔ آپ اس سے متفق نہیں ہیں، ہم آپ پر زبردستی نہیں کرتے، اسٹیٹ بھی آپ پر زبردستی نہیں کرتا، آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ اس کو قبول کریں، لیکن ہم آپ کو غلط سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم مل کے ڈائیلاگ کریں، ڈیبیٹ کریں، دلائل کا تبادلہ ہو، بحث و مباحثہ ہو۔ آپ کو ہماری بات پسند آتی ہے، آپ کنوینس ہوتے ہیں تو قبول کریں، پسند نہیں آتی تو جو راستہ آپ اختیار کیے ہوئے ہیں آپ کرتے رہیں، آپ کو اس کی پوری آزادی ہے۔ تو جو ہمارا آئیڈیا آف انڈیا ہے امیجیٹ، تو تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آزادی ملنی چاہیے، ان کے حقوق ملنے چاہیے، ہر مذہب کو یکساں احترام ملنا چاہیے، مذاہب کے درمیان ہیلدی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، اور سچائی کو قبول کرنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ اس سلسلے میں نہ اسٹیٹ کو کوئی جبر کرنا چاہیے اور نہ اسٹیٹ کو کسی فرد کو، سوسائٹی کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ کوئی جبر کرے۔ نہ صرف یہ کہ اسٹیٹ جبر نہ کرے، بلکہ اسٹیٹ سوسائٹی کو بھی اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ جبر نہ کرے، وہ زیادتی نہ کرے، یہ گویا ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکولرزم کے سلسلے میں بھی اور پلورل سوسائٹیز کے سلسلے میں بھی اور سرو دھرم سمبھاؤ کے سلسلے میں اسلام کے نقطۂ نظر کی بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے تشریح کی۔ اب جہاں تک سلاد بال تھیوری اور میلٹنگ پاٹ تھیوری، کیا خیال ہے آپ کو اس کے سلسلے میں اسلام کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ کس تھیوری کو اسلام پسند کرتا ہے؟ جی، سلاد بال تھیوری۔ کیا آپ سب ایگری کرتے ہیں سلاد بال تھیوری کو اسلام پسند کرتا ہے؟ جی، میں ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیے سلاد بال تھیوری میں بھی یہ ہے کہ وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رنگا رنگی ہے ایسی رہنی چاہیے، ککڑی کو ککڑی رہنا چاہیے، گاجر کو گاجر ہی رہنا چاہیے، اسی رنگا رنگی سے سلاد کا ٹیسٹ ہے، سلاد کی خوبصورتی اسی رنگا رنگی کی وجہ سے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے، یہ رنگا رنگی ہے، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، یہ ہمارا رچ ہیریٹیج ہے، یہ ہماری رچنس ہے، اٹ از سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ، اس کو ایسا ہی باقی رہنا چاہیے، یہ رنگا رنگی ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اب اسلام کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ تو اسلام نے ڈفرینشیٹ کیا ہے دو چیزوں کو۔ ایک چیز تو یہ کہ اسلام کے نزدیک بعض چیزیں بنیادی نہیں ہیں، سیکنڈری ہیں، میرے کپڑے کیسے ہوں، میرا کیوزائن کیسا ہو، کھانا کیسا ہو، میرا کیوزائن کیسا ہو، میرے کپڑے کیسے ہوں، اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے کیسے ہوں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں کوئی فکس رہنمائی شریعت نے نہیں کی۔ یہ کہا ہے کہ کپڑے آپ کو سطر ڈھانکنا چاہیے، بس عورتوں کو مردوں کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، مردوں کو عورتوں کی نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کی کاٹ چھاٹ، اس کا ڈیزائن کیسا ہو، یہ اسلام نے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں، ڈیزائن نے حرام حلال بتا دیا ہے، اب اس کے بعد آپ بریانی کھاتے ہیں کیا قبضہ کھاتے ہیں کیا مندی کھاتے ہیں، اس پہ اسلام نے کوئی آپ کو پابندی نہیں لگائی۔ تو ایسے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ میں میلٹنگ پاٹ تھیوری پہ عمل ہوا ہے کہ خود مسلمان جہاں بھی گئے
वहाँ उन्होंने अपना कल्चर दिया, लोकल कल्चर जो अडॉप्ट किया और एक नई चीज वजूद में। हिंदुस्तान में मुगल आए तो मुगल क्यूजाइन लेके आए, यहाँ से उन्होंने इमली ली, यहाँ से खट्टा लिया, यहाँ से फला चीजें ली, बैगन लिया और यहाँ का एक नया क्यूजाइन वजूद में आ गया। बिरयानी जो हैदराबाद में बनती है ईरान में नहीं बनती, वैसे वो तो यहाँ का डेवलपमेंट। शेरवानी वो यहीं पैदा हुई, वो किसी इस्लामी मुल्क में कहीं नहीं जाती, वो यहाँ का डेवलपमेंट है। यहाँ की कुछ चीजें अडॉप्ट हुई, इस्लाम की कुछ चीजें आई, मिलके एक कॉम्बिनेशन वजूद में आया। तो ऐसी जो सेकेंडरी चीजें हैं, जो रहन सहन की न्यूट्रल चीजें जिसके बारे में इस्लाम न्यूट्रल है, ऐसे मामलात में वो मेल्टिंग पॉट जो नेचुरल फिनोमेनन है उसको इंकरेज करता है, उसको डिस्करेज नहीं करता, उसको डिस्करेज नहीं करता। और जो फंडामेंटल मामला है जिसका ताल्लुक बुनियादी उसूलों से है, बुनियादी अकाइद से है, वहां इस्लाम प्रैक्टिकली सलात हॉल को प्रेफर करता है, लेकिन इसको सेलिब्रेट नहीं करता। क्या मतलब इसका? सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि आप चाहे कैसे ही रहे, मान लो हिंदू हिंदू ही रहे, क्रिश्चियन ही रहे, मुसलमान मुसलमान ही रहे, ये तो इस्लाम की ख्वाहिश है। इस्लाम की ख्वाहिश तमन्ना तो यह है कि सब अल्लाह को मानने वाले बन जाए, सब अल्लाह की बंदगी करते हुए जन्नत में सुरूर हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है। सेलिब्रेट करने की चीज तो हमारे नजदीक ये है कि सब अल्लाह के बंदे बनकर, तो उसकी हम कोशिश भी करेंगे थ्रू पीसफुल डायलॉग के जरिए, डिस्कशन के जरिए, डिबेट के जरिए, दावत के जरिए, कोई जबर ज्यादती नहीं करेंगे। तो उस दौरान जब तक डायलॉग डिबेट होता रहेगा, जबर के बगैर सलात बोल रहेगा। लेकिन अगर कोई गाजर अपनी खुशी से कन्विंस होकर ककड़ी बनना चाहे तो ये आयत मखलूक है, खुशी की बात, ये नापसंदीदा बात की खुशी की बात। ये तो हो गई बात प्लूरल सोसाइटी से, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया इससे थोड़ा और आगे का स्टेज है कि आगे अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं, कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि डायलॉग की फिजा बनी रहे, और जिस चीज को हम सही समझते हैं, हम समझते हैं कि इस्लाम पर अमल करने के नतीजे में दुनिया में भी इंसान की कामयाबी है, आखिरत में भी इंसान की कामयाबी है। इस्लाम एक फर्द के लिए भी नजात का रास्ता है, इस्लाम पूरे नेशन के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए भी नजात का, कामयाबी का रास्ता है। तो इसलिए डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट के जरिए हम चाहेंगे कि हमारे इस अल्टीमेट ट्रुथ को, हमारे इस अल्टीमेट विजन को लोग कबूल करें और इस्लाम की बुनियादों पर इस मुल्क की समाज की तामीर। ये हम क्यों चाहते हैं? ये हम इसलिए नहीं चाहते कि इसके जरिए हम किसी मखसूस कौम की बढ़तरी चाहते हैं, या हम इसलिए नहीं चाहते कि इसके जरिए हम समझते हैं कि हमारा अकीदा जिसको हमने फोन किया है वो दुनिया पर डोमिनेट हो जाए और अकीदे के मीडियम से हम डोमिनेट हो जाए, ये नहीं, बल्कि ये हम इसलिए चाहते हैं कि हम समझते हैं कि यही अमन का, इंसाफ का, अदल का रास्ता है। अब ये बात तमीज करनी होगी कि शरीयत का असल मकसद, असल ऑब्जेक्टिव आपने भी कहा क्या है? जी, जस्टिस, इंसाफ। कि शरीयत का असल मकसद अदल, इंसाफ, जस्टिस, और दुनिया सारी की सारी आज इसी के परस्पेक्ट में, इसी के ताक़ुब में सारी दुनिया ये चाहती है कि इंसाफ मिले, अदल मिले, लेकिन अदल नहीं मिल रहा है। तो अदल नहीं ना मिलने की दो वजूहात हैं। एक वजह तो उसूलों की खराबी, उसूलों की खराबी कि जिन उसूलों के रास्ते से दुनिया अदल चाहती है वो उसूल दुनिया को अदल दे सकते। तो हम ये बात करनी चाहिए, हमारे पास इसके लिए दलाइल मौजूद है। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को अदल मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, तो सिर्फ अल्लाह ताला के दिए हुए उसूलों के मुताबिक मिल सकता है, जो जिसे हम इस्लाम कहते हैं। तो पहली वजह तो उसूलों की बनती है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह क्या? दूसरी वजह उसूलों को नाफिज करने के मैकेनिज्म, सिस्टम, सैंक्शन जिसे कहते हैं, नाफिज करने वाली फोर्स, उसका नाफिज होना, ये दूसरी वजह कि दुनिया ने जिन सेक्युलर फोर्सेस को रिलाय किया है उस चीजों को नाफिज करने के लिए, वो नाफिज है।
वो रात में निगरानी नहीं कर सकते आप। वो कोई अगर अकेला कानून से बच के धोखा देना चाहे तो निगरानी नहीं कर सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट की या वकील की मदद लेके धोखा देना चाहे तो उसकी निगरानी नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज करके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस पूरे सिस्टम को अपनी गिरफ्त में लेके अगर नाइंसाफी करना चाहे तो वो मदद नहीं कर सकती। तो जो दुनिया के पास उसूलों को नाफिज करने के लिए फोर्स मौजूद है वो बहुत लिमिटेड और कमजोर है, जिसकी वजह से ये उसूल पूरी तरह नाफिज नहीं होती। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो अकीदे की कुव्वत, फोर्स ऑफ बिलीफ, वो बहुत ताकतवर कुव्वत होती है। वो रात में भी आपकी निगरानी करती है, वो हर एक के दिल पे पहरा देती है, इसलिए धोखा देना और उससे बच के निकलना लोगों के लिए मुश्किल होता है। ये ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा फोर्सफुल है उसूलों को नाफिज करने के मामले में। तारीख की भी शहादत है और हमारे पास इसके सिलसिले में दलाइल भी मौजूद है। तो ये दो चीजें, एक तो ये कि इस्लाम के पास जो उसूल हैं वो उसूल भी हम समझते हैं कि अदल कायम करने में, इंसाफ कायम करने में ज्यादा मददगार है, उसके लिए हम दलाइल है हमारे पास। और दूसरी चीज ये कि जो कुछ उसूल है उन उसूलों को नाफिज करने के लिए भी जो कुव्वत दुनिया के पास होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से उसूल नाफिज नहीं हो पा रहे। इस्लाम को कुव्वत भी देता है अकीदे की कुव्वत के जरिए। तो इसलिए हम चाहेंगे एक ऐसा मुल्क वजूद में आए, एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आए जो इस्लाम की रहनुमाई को कबूल करे, उसूलों को भी और इस कुव्वत नाफिजा को भी, इस इम्प्लीमेंटिंग फोर्स को भी, ताकि हमारा मुल्क जस्टिस का, अदल का, मुसावात का सही मानों में नमूना बन सके। ये हम अल्टीमेट हमारा आइडिया है। लेकिन ये आइडिया हासिल करने के लिए हम लोगों को कन्विंस करेंगे, डायलॉग करेंगे, डिबेट करेंगे, कोई और रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जुल्म का, ज़्यादती का, जबर का। इसलिए तो हमारे फंडामेंटल्स के खिलाफ है, इस्लाम के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ, इसलिए वो रास्ता हम इख्तियार नहीं करेंगे। हम डायलॉग का रास्ता जारी रखेंगे। जब तक ये डायलॉग चलता रहेगा, एक से ज्यादा मसाइल के मानने वाले इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क में डोमिनेंट मेजॉरिटी मुस्लिमों की रहेगी, उस वक्त तक हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक प्लूरल सोसाइटी रहे, ऐसा सेकुलरिज्म रहे जो तमाम मज़ाहिब को आज़ादी देता हो लेकिन मजहब के खिलाफ ना हो, तमाम मज़ाहिब को आज़ादी देता हो लेकिन मजहब के खिलाफ ना हो, मज़ाहिब के दरमियान रिश्ता डायलॉग का रिश्ता हो, सबको ना एक मजहब दूसरे मजहब पर जुल्म करे और ना जबरदस्ती लोगों से सबकी सच्चाई कबूल करवाई जाए, बल्कि लोग अपनी अपनी सच्चाई पर कायम रहें और आपस में डायलॉग करते रहें, बहस करते रहें, डिबेट करते रहें, डिबेट में जो चीज़ सही नजर आए उसे कबूल करें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेसिक जो बातें हो सकती थी मजहब के इज्तिमाई रोल के बारे में, वो मैंने आपके सामने बयान की हैं। मैं वेलकम करूँगा आपके ख्यालात में, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और मैं मानता हूँ कि इसमें इससे ज़्यादा ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन इंसानी बातों से आपका मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं, सेकुलरिज्म की जो तशरीह मैंने की है उससे मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं। इस मुल्क में आज हम जो रास्ता इख्तियार करना चाह रहे हैं उससे आपको इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं। तो अगर आपके ज़हन में कोई और बात है तो मैं ज़्यादा वक्त आपको दे रहा हूँ, आप अपनी बात भी पेश कीजिए, सवाल भी कीजिए, मेरी बात पर तनकीद भी कीजिए।